नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपी आरओ एआरओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में लोग फिर डिस्कस करने वाले कुछ प्रश्न जो हमारी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज की क्लास में शामिल हैं। तो आज की हमारी क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है, गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है या है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, राजपद वंशानुगत होने के साथ साथ राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलती थी। राज्य उपज का चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक कर के रूप में लेता था। स्त्रियों को अचल संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त नहीं था। तो पूछ रहा है कि भाई बताओ कौन कौन से सही हैं गुप्त काल के बारे में। जैसे कि सबसे पहली खास बात हम लोग देखते हैं कि राजपद वंशानुगत होने के साथ साथ राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को मिलती थी। देखो वंशानुगत तो चलता ही है राजतंत्र के अंदर, है ना, ये हम लोग देखते हैं। कभी होगा अगर कोई बाहर का व्यक्ति कोई बहुत अधिक योग्य होगा तो जब वो गद्दी बैठेगा तो तख्ता पलट हो जाएगा उतने में, तो वंश नहीं चलेगा वहां पे। और गुप्त काल के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो शासक व्यवस्था थी यहाँ पर राजा जो थे वो अपने आप में बड़े खास थे और बड़ी भारी भारी उपाधियां धारण किया करते थे, है ना। महाराजा धीराज, परम भट्टारक, उपाधियां चला करती थी बहुत ज्यादा अपने आप में। ठीक है, तो ये स्थिति देखने को मिलती है। तो ये सब तो ठीक है कि वंशानुगत होता था, पर क्या राजगद्दी हमेशा बड़े पुत्र को मिलेगी? जरूरी थोड़ी बड़ा हमेशा योग्य ही हो। क्या पॉसिबिलिटी बड़े को दी जाती थी या नहीं? नहीं दी जाती थी, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। हाँ, राज्य उपज का चौथे भाग से छठे भाग तक कर के रूप में ले सकता है, यह बात बिल्कुल ठीक है अपने आप में। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि गुप्त काल के अंदर भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ जाती है और वाणिज्यिक करों की संख्या घट जाती है। तो बिल्कुल भूमि से आप अच्छा खासा कर लेंगे उपज के ऊपर, तो बात ठीक है। स्त्रियों को अचल संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त नहीं रहेगा, ये वाली बात भी ठीक है। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट है जो सही नहीं है और इसी हिसाब से हमारा जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो केवल एक यानी कि ए रहेगा। बात क्लियर है सभी को? चलिए, तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ के देखते हैं कि हमारी अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारत में अरबों के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किताब फुतू अल बलदान से इसकी जानकारी मिलती है। सिंध पर आक्रमण करने वाला मंसूर पहला अरब आक्रमणकारी था। तो सोचने वाली बात है कि अरबों का आक्रमण तो हुआ, पर क्या किताब फुतुल अल बलदान हमें जानकारी देती है अरबों के आक्रमण की? तो देखिए, किताब फुतुल अल बलदान जो है ये किताब बिलादुरी ने लिखी है और ये किताब जो है 9वीं शताब्दी की है और इसमें हमें पता चलता है भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, सिंध पर आक्रमण करने वाला पहला जो अरब आक्रमणकारी था, क्या वो मंसूर था? तो ये गलत है। दरअसल सिंध पर सबसे पहले मंसूर ने आक्रमण नहीं किया था। हम देखते हैं सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में हमला किया था, आक्रमण किया था। तो उसके बाद फिर बाकी लोग आने शुरू हो जाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। बात क्लियर है सभी लोगों को? तो इसी हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारे लिए? ए हो जाएगा, केवल एक। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किन सुल्तानों का राज्याभिषेक बलबन के लाल भवन में हुआ? तो देखिए, बलबन का जो लाल भवन है वो अपने आप में काफी खास है हर मामले के अंदर। तो उसका किस शासक ने इस्तेमाल किया अपने राज्याभिषेक में, ये पूछ रहा है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, खिज्र खां और सिकंदर लोदी। तो देखिए, इसमें सिर्फ दो ही लोग हैं और वो हैं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। इन दोनों ने अपने राज्याभिषेक के लिए इस्तेमाल किया था बलबन के लाल भवन को। बात क्लियर है? तो एक और दो के हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ के हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक की बात हो रही है। पहले कह रहे हैं कि सुल्तान बनने से पहले वह बंगाल का सूबेदार था। उसने खेतों की सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। उसने उलेमाओं की भूमि की जांच की और संगीत पर रोक लगा दी। अब ये कह रहा है कि कोई सा एक सही नहीं है, आपको बस ये बताना है। तो वो कौन है जो सही नहीं है? वो है हमारा ए। दरअसल सुल्तान बनने से पहले गयासुद्दीन तुगलक था तो सूबेदार, पर वो सूबेदार बंगाल का नहीं था। दरअसल वो उत्तर पश्चिमी सीमा पर सूबेदार बनाया गया था। तो इसी वजह से यही स्टेटमेंट सही नहीं है और ये जो सही नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसने खेतों में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया, बात ठीक है। उलेमाओं की भूमि की भी जांच कराई और संगीत पर उसने पूरी तरह से बैन लगा दिया था। तो बाकी सब जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ठीक है बातें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दो सूचियां दे दी गई हैं और दो सूचियां देकर के अब हमसे यहाँ पर यह पूछ रहा है कि विभाग दे रखे हैं एक तरफ, दूसरे संस्थापक। किस विभाग की स्थापना किसने की है, आपको ये बताना है। जैसे कि चार विभाग हैं, दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए मुस्तकराज, दीवान ए इश्तिहाक, दीवान ए वकूफ। संस्थापक है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी। ये चार ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। सबसे पहले है दीवान ए अमीर कोही। अब दीवान ए अमीर कोही जो है ये एक प्रकार का कृषि विभाग है। कैसा विभाग है ये?
कृषि विभाग को नाम दिया गया था दीवाने अमीर कोही। अब दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसने की, ये सोचने वाली बात है। तो स्थापना जो है इसकी की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी कि यहाँ रहेगा 2। ठीक इसी प्रकार से दीवाने मुस्तक राज है। अब दीवाने मुस्तक राज जो है ये एक प्रकार से राजस्व विभाग होता है। कैसा विभाग होता है? राजस्व विभाग। अब इसकी स्थापना किसने की है? अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि 1 रहेगा यहाँ पर। दीवाने इश्तिहाक, दीवाने इश्तिहाक एक प्रकार का पेंशन विभाग है। ठीक है, अभी जो पेंशन विभाग है इसकी स्थापना किसने करी है? गयासुद्दीन तुगलक ने करी है। और दीवाने वकूफ जो है ये होता है एक प्रकार का व्यय विभाग। ठीक है, व्यय विभाग था ये। अब इसकी स्थापना किसने की? बचा अब जलालुद्दीन खिलजी हमारे पास में, तो ये हो जाएगा। तो उत्तर क्या होना चाहिए? 2 1 3 4 होने चाहिए। कहाँ है? यहाँ पर 2 नहीं है, एलिमिनेटेड। यहाँ 2 है। ठीक है, तो आंसर हो सकता है यहाँ भी 2 नहीं है, ये भी एलिमिनेटेड, यहाँ भी 2 है। तो 2 1 3 4 देखना, यहाँ पर है 2 1 3 और 4, और यही हो गया हम लोग का आंसर। यहाँ 2 3 1 4 है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? बी रहेगा। क्लियर है बात सभी को? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किसे लिबायच कहा जाता था? लिबायच। ठीक है, सूफी टोपी, रेशम की साड़ी, रुई भरी पोशाक और सुल्तानों का लिबास है, तो कपड़े ही सारे। कौन से वाला ऐसा वस्त्र है जिसको लिबायच कह सकते हैं? तो ये है रुई भरी पोशाक। जब पोशाक को रुई भर के पहनते थे सर्दियों के मौसम में, जनरली ठंड से बचने के लिए, तो उसको लिबायच का नाम दे दिया जाता था। ठीक है, तो लिबायच याद रखिएगा, पूछ लेता है कई बार ऐसे वर्ड्स भी। ठीक, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ये पूछ रहा है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राजवंश है। बरार के लिए दे रखा है बरीद शाही, बीजापुर के लिए इमाद शाही, गोलकुंडा के लिए आदिल शाही और खानदेश के लिए फारूकी। ये दे दी स्थिति यहाँ पर। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि बरार के लिए दे रखा है बरीद शाही। ठीक है, कौन सा एक सही सुमेलित है, यहाँ पर ये बात भी चल रही है। तो बरार के लिए दे रखा है इसने बरीद शाही, तो ये सही सुमेलित नहीं है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर दरअसल ये है कि बरार के अंदर बरीद शाही नहीं चलती थी, बरार में चला करती थी इमाद शाही। ठीक है ना, नाम सेम सेम, इसका मतलब ये नहीं है कि सेम सेम साउंड कर रहा है तो उसका कुछ भी ले लिया जाएगा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से थोड़ा सा क्या कंफ्यूज करता है, वो आंसर गलत करवा देता है। बरार के लिए क्या है? इमाद शाही है। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये। ठीक है, बरीद शाही नहीं है। अब बरीद शाही कहाँ पर होती है? दरअसल बरीद शाही इस्तेमाल होती है बीदर के अंदर, राजवंश में। ठीक है, तो बरार के लिए इमाद शाही, बरीद शाही है बिदर की। बात क्लियर है? अब बीजापुर के अंदर कौन है? अब देखो इमाद शाही तो कहां पर है? बरार में है, यानी कि ये भी गलत सुमेलित हो रखा है। तो बीजापुर के अंदर क्या चला करता था? तो बीजापुर में चलती थी आदिल शाही। ठीक है, यहां पर रहेगी हमारे लिए आदिल शाही। ठीक है, गोलकुंडा के लिए क्या है? आदिल शाही दे रखी है, तो आदिल शाही तो बीजापुर की, यानी कि ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो गोलकुंडा में क्या रहेगा? गोलकुंडा के चलते चलती है कुतुब शाही। ठीक है, कुतुब शाही। ठीक, अब 3 गलत हो गए, सही क्या है? डी, खानदेश फारूकी। बात क्लियर सभी को? परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे, और प्रश्न का उत्तर रहेगा डी। इसी के साथ देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। फिर आ गया है सुमेलित करने के लिए, एक तरफ दे दिए हैं शासक और दूसरी तरफ विदेशी यात्री। यानी कौन सा विदेशी यात्री किस शासक के काल में आया? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय और अच्युत देवराय। निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रजाक, डोमिंगो पाइस और नूनीस। ठीक है, तो सुमेलित करना है, जैसे कि देवराय प्रथम के काल में कौन आया होगा? देवराय प्रथम के काल में निकोलन कॉन्टी, अब्दुल रजाक, डोमिंगो पाइस या फिर नूनीस। तो देखिए देवराय प्रथम के काल में आया था निकोलन कॉन्टी। ठीक है, तो यानी कि ये बिल्कुल सही है, ओके है मामला इसका। और देवराय द्वितीय के काल में कौन आया था? तो देखिए देवराय द्वितीय काल में अब्दुल रजाक ही आया था, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। कृष्ण देवराय के काल में कौन आया था? डोमिंगो पेस ही आया था, ये भी सही सुमेलित है, तो ये भी सही सुमेलित हो जाएगा। यानी कि सभी सही सुमेलित है, और सभी सही सुमेलित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1 2 3 4। क्लियर है बात सारी? चलिए तो आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ के अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का सही कालानुक्रम क्या है, आपको ये बताना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सारे प्रयोग किए, बट असफल नहीं हुआ वो उसके अंदर। ठीक है ना, अब सफल नहीं हुआ तो इसलिए इसको अभागा आदर्शवादी भी कहते हैं। अब 4 घटनाएं दे दी हैं। सबसे पहले दे दी सांकेतिक मुद्रा का चलन। ठीक है, या सांकेतिक मुद्रा जारी करना। तो सांकेतिक मुद्रा इसने कब जारी करी थी? सांकेतिक मुद्रा जारी करने का जो समय है इसका, वो 1329 है। ठीक है, 1329 में इसका ये प्रयोग था।
अब देवगिरी को राजधानी बना रहा है, यानी कि इसने राजधानियां परिवर्तित की थी, ठीक है। पहले दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है, जिसको देवगिरी कहते हैं, उसको अपनी राजधानी बनाया था इसने, पर सब चीज सफल नहीं हुई, दक्षिण भारत में पहुंच गया था और लंबे समय में इतनी दूर तक अपनी पूरी राजधानी लेके जाना, लोगों को लेके जाना, सारी व्यवस्था करना बड़ी परेशानी वाला विषय था। बहुत सारे लोग मर गए थे इस दौरान, तो असफल प्रयोग माना जाता था इसका। ये प्रयोग इसने 1326 में किया था, ठीक है। इसी के साथ साथ दोआब में इसने कर बढ़ा दिया अचानक से, तो दोआब में कर वृद्धि का जो प्रयोग था इसका, वो पहला प्रयोग ही माना जाता है, शुरुआत में ही किया 1325 में आकर के। खुरासान आक्रमण भी किया था इसने, तो खुरासान पर इसने जो आक्रमण किया था ये किया था 1330 में। इसके अलावा इसका एक और प्रयोग है जिसको हम लोग कहते हैं मतलब एक और प्रयोग है कराची अभियान, तो कराची अभियान भी इस्तेमाल किया था। टोटल 5 प्रयोग इसके माने जाते हैं इसने अपने कार्यकाल में किए, लेकिन सब जगह ही असफल ही रहा। तो वर्ष तो हमें पता लग गया, तो अब इसको हम लोग क्रोनोलॉजी में अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या है, 1329 दे दिया इसने, ठीक है। तो 1329 का यानी चलो सबसे पहले एक ही लिख लेते हैं, सीक्वेंसिंग ऐसी कर लेंगे। तो 1329 आ गया, 1329 के पहले 26 आ जाएगा, ठीक है ना, तो यानी कि 2, ठीक है। 1325 इससे भी पहले आ जाएगा, यानी कि 3, और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा, 1330 का 4। तो 3 2 1 4 आंसर है। 3 1325, 2 1326, फिर 1329 और फिर 1330, ठीक है। तो 3 2 1 4 कहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ एक ही है, उस हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर एक और उसका नाम और दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए हम लोग ये देखते हैं कि मोहम्मद गौरी के काल में ऐसा होता है कि ये सिक्के चलवाता है, एक तरफ अपना नाम लिखवाता है, दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाता है। तो प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है सभी लोग को। तो आज की क्लास में इतने प्रश्न हमें डिस्कस करने थे, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अच्छे से हो गई चर्चा। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको क्लियर रही होंगी। बाकी की बातें करेंगे आने वाली क्लासेस में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।